साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति में। श्योर शॉर्ट 30 में आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के कल हुए रीजनिंग के पेपर की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लगभग हर एग्जामिनर ये सोचता है कि ये तो बहुत आसान सा है, और जब रिजल्ट आता है तब वास्तव में उसे पता लगता है कि जो सिली मिस्टेक्स है वो उसने रीजनिंग में ही की, और वहीं से उसकी जो मेरिट है वो 1-2 नंबर कम हो जाती है। मैं आप लोगों को केवल इतना बोलना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि रीजनिंग आसान है, लेकिन जहां जो चीज जितनी ज्यादा आसान होती है वो चीज उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। ठीक वैसे ही जिस पर आपको ज्यादा भरोसा होता है, धोखा मिलने की संभावना भी सबसे ज्यादा वहीं पर होती है। तो आइए बात करते हैं कल आए हुए रीजनिंग के पेपर की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि धन और गुणे को परस्पर बदल दिया जाए तथा ऋण और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए। इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है, क्योंकि इसमें चिन्ह बदलवाता है। तो सबसे पहले तो आप नंबर्स लिख लीजिए। नंबर क्या क्या भाई? हमको जो नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या क्या दिख रहे हैं? हमें पहला नंबर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? हमें 90। फिर हमें क्या दिख रहा है? 10। फिर हमें क्या दिख रहा है? थोड़ा छोटा छोटा ले लेता हूं चूंकि ये कुछ ज्यादा ही वो है। 90। फिर हमें दिख रहा है 10। 10 के बाद हमें दिख रहा है 36। 36 के बाद हमें दिख रहा है 52। और 52 के बाद हमें दिख रहा है 49। ठीक है, अब आप नंबर को बदल करके लिखना। अब हमें इन चिन्हों से मतलब नहीं, हम इन चिन्हों की बात करेंगे। देखिए, ऋण को उसने किससे बदला है? भाग से। तो यहां मैं भाग कर दूंगा, और ऋण किस जगह पर था? इस जगह पे भाग हो गया, और भाग किस जगह पे था? यहाँ पे। तो यहाँ मैं ऋण कर दूंगा। धन और गुणे को परस्पर बदला, 10 के बाद गुणे लगा हुआ, तो यहाँ मैं धन कर दूंगा और यहाँ पर गुणे कर। बस आपका सवाल यहाँ पर हो गया। अब इसको अटेंड कैसे करना है? देखिए, अब ये सवाल किसका बन गया? बॉडमॉस का। सिंपली बॉडमॉस का क्वेश्चन है। और बॉडमॉस में हमारा तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, फिर गुणे को हल करते हैं। अब आप देखिए, भाग की अगर मैं बात करूं तो 90 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 36 में 52 का गुणा करना है आपको। देखिए, 36 में 52 का गुणा करना है, तो मैथ के कैलकुलेशन में मैंने आप लोगों को ये बात बता रखी है। 52 का मतलब होता है 50 + 2, और 50 का मतलब होता है आधा और 2 जीरो। आधा और 2 जीरो मतलब अगर मुझे 36 में 52 का गुणा करना है तो 36 में जब मैं 50 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? आधा मतलब 18, 2 जीरो 1800, और प्लस 36 दूनी 72, और माइनस कितना हो जाएगा? ये 49। ये आपका सवाल। अब आप देखिए, अब इसको हल कर लीजिए। देखिए, 9 है, ये 49 है, ये 9 और ये 9 कैंसिल, मतलब यहाँ बच गया 49। 49 से कितना हो गया? 40। 72 में से जब मैं 40 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 32। और ये 1800 मेरे पास पहले से है, तो 1800 और प्लस 32 मतलब मेरा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1832। दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ये आपका सवाल लग गया। ठीक है, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 46 में 54 का गुणा करना, क्या करेंगे? तो और भी इजी है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, 46 में 50, 50 का मतलब इसका आधा, इसका आधा मतलब कितना हो गया? ये 2300, और 4 का गुणा आप कर दीजिए, तो 4 छंग 24, 4 चौके 16 और 2 18। ये इसका उत्तर हो। अब इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ा क्यों नहीं था? क्योंकि और भी धन ऋण थे, तो हम ये देख के चलते हैं कि हो सकता है कि आगे हमारा जो धन ऋण है वो किसी काम आ जाए। जैसे यहाँ देखो, ये 9 से 9 कट गया, 72 में से 40 हो गया 32, और ये 18, 1832। देख के ही आप उत्तर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में, अब देखिए मैं कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? नंबर सीरीज का मामला है। यहाँ पर मामला किसका होता है? सबसे पहले हम पकड़ते हैं डिफरेंस। अब डिफरेंस में ये देखना पड़ता है, जोड़ जुड़ रहा है, घट रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस है, इसका मतलब गुणा हो रहा है। मिनिमम डिफरेंस है, ठीक है, और वो घटते क्रम में है, मतलब भाग हो रहा है। और मिनिमम डिफरेंस है तो या तो धन हो रहा होगा या तो ऋण हो रहा होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सवाल में हमें दिया क्या क्या? हमें ये दिया हुआ है 131, फिर दिया हुआ है 1179, फिर दिया हुआ है 1171, फिर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, और फिर दिया हुआ है 8191।
ठीक है, अब देखिए इसको देखने से हमें दिख क्या रहा है, हमें ये दिख रहा है कि भैया यहाँ और यहाँ का डिफरेंस बहुत है, यहाँ और यहाँ का, अगर यहाँ पर ये संख्या अगर 11 के सिस्टम में आ गई तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब एक बात तो पक्की है कि 3 अंक से 4 अंक बना है, इसका मतलब मामला ये गुणे का होगा ही होगा। और गुणे का क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए 1 है, ये 9 है, 13 नहीं है 117, मतलब यहाँ पर तो गुणे 9 हुआ। लेकिन अब ये देखिए बिल्कुल नजदीक संख्या है, बिल्कुल नजदीक संख्या है, बिल्कुल नजदीक संख्या है, 79 और 71, मतलब यहाँ पे -8। अब ये 9 है, ये 8 है, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे की जो कहानी है वो 9, 8, 7 और 6 की जाएगी। कितनी जाएगी? ये जाएगी 7 की और ये जाएगी 6 की, ये 7 की और ये 6 की। अभी मुझे चिन्हों के बारे में नहीं पता है, यहाँ चिन्ह क्या लगे हो, लेकिन अब या तो यहाँ पे भाग लग सकता है, तो अगर मैं भाग दूंगा तो 1, 1, 2, 7, 1, 8, 8 में से 2 गया 6, तो भाग तो नहीं लग रहा। ये हो सकता था कि यहाँ भाग लग जाता, यहाँ गुणे और ऋण आ चुका है, भाग लग जाता और भाग लगने के बाद यहाँ पर धन लग जाता, ये भी तो हो सकता था। ठीक है, लेकिन एक बात और भी है, अगर 1100 में से मैं 700 का भाग दूंगा तो वो 200 से कम आएगा, और 200 में अगर मैं कुछ जोड़ूंगा घटाऊंगा तो 8000 तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक चीज पक्की है कि या तो गुणे यहाँ पर है या तो गुणे यहाँ पर है, या तो गुणे यहाँ पर है या तो गुणे यहाँ पर है। ठीक है, अगर गुणे यहाँ पर है तब ये 6 का भाग जाना चाहिए, तो 6 का भाग जाने के लिए यहाँ पर इकाई अंक, क्योंकि 6 है मतलब 2 और 3 से कटेगा, 2 से कटना है मतलब इकाई अंक के सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इकाई अंक सम है नहीं। मतलब इससे हमें ये पता लग रहा है कि गुणा यहाँ पर है, ऋण यहाँ पर है। तो 7 एकम 7, 7 सता 49, 7 एकम 7 और 4 11, 7 एकम 7 और 1 8। अब देखिए 8197 में एक घटा दिया तो 8191, मतलब मेरा आंसर है 8197, दिया गया है ऑप्शन नंबर। कुछ नहीं है सवाल में, केवल 9, 8, 7, 6 का मामला था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, देखिए सवाल आपको ये बोल रहा है, किसका है? सोलॉक्स का क्वेश्चन है, सोलॉक्स का, इसका न्याय निगमन का। यहाँ मैं आप लोगों को बार बार बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे गोल डब्बा खींच करके कर रहे हैं वो कंट्राडिक्टरी मतलब या तो वाले सवालों में और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना वाले सवालों में उनके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सोलॉक्स को वैसे हल कीजिए जिससे आंसर तुरंत निकले, ठीक है, और सही निकले। ठीक, अब आप देखिए सभी मोबाइल बेकार हैं, सभी बेकार उपयोगी हैं, कुछ उपयोगी कुछ भी नहीं है। देखिए वर्ड उसने ऐसे यूज किया कि बार बार पढ़ने पे आप कंफ्यूज हो जाओ, बार बार पढ़ने पे आप क्या हो जाओ? कंफ्यूज हो जाओ। सभी मोबाइल बेकार हैं, सभी बेकार उपयोगी हैं, कुछ उपयोगी कुछ भी नहीं है। अब हमें यहाँ पे नहीं देखना, हमें ध्यान किस पर देना है? हमें जो ध्यान देना है वो देना है आंसर पर, जो निष्कर्ष निकाला गया। अब निष्कर्ष क्या निकाला गया? कुछ बेकार के कुछ भी नहीं होने की संभावना। अगर आपको इसकी वजह से दिक्कत हो रही है तो भैया ये कुछ भी नहीं को मैं मान लेता हूं एक्स है, एक्स है, तो इसको भी आप एक्स ले लीजिए। चलिए, कुछ बेकार के एक्स होने की संभावना है, कुछ भी नहीं होने की संभावना शायद आपको पढ़ने में दिक्कत आए तो मैं इसको एक्स कर देता हूं। तो कुछ बेकार के एक्स होने की संभावना है और कोई मोबाइल एक्स नहीं, ये दो वर्ड है। अब देखिए जब पॉसिबिलिटी के मामला आता है तो पॉसिबिलिटी में इसमें देखिए मध्य पद कौन कौन से हैं? बेकार और एक्स, ये मध्य पद है। तो इस मध्य पद से हम सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके के निष्कर्ष बनाते हैं। अगर दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो पॉसिबिलिटी सही होगी, और अगर दोनों निष्कर्षों में से कोई एक निष्कर्ष भी सही है तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अब देखिए बेकार और एक्स को लेकर के मैं निष्कर्ष बना देता हूं, बेकार और एक्स को लेकर के, बेकार और एक्स को लेकर के निष्कर्ष में क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा सभी बेकार एक्स, और दूसरा जो मैं निष्कर्ष बनाऊंगा निगेटिव वाला वो हो जाएगा कोई बेकार एक्स नहीं। अब ध्यान देना है, इन दोनों में से अगर एक भी सही हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए सभी बेकार एक्स हैं, बेकार यहां पर है, एक्स यहां पर है, बेकार यहां पर है और एक्स यहां पर, इसका तो कोई यूज ही नहीं। अब देखिए उपयोगी उपयोगी, ये कितना है? 50, और ये भी कितना है? 50। क्योंकि मिडिल टर्म 50 है तो यहां पर कोई वैलिड निष्कर्ष तो निकल ही नहीं सकता, वैलिड निष्कर्ष तो निकल ही नहीं सकता। और चूंकि ये कैसा है? ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, तो इससे नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल सकता। वो चीजें क्लियर हो गई। पहला, सकारात्मक निष्कर्ष इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि मध्य पद 50 है,
नकारात्मक निष्कर्ष इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों ही कथन कैसे हैं, सकारात्मक है। ठीक है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब पहला वाला मेरा निष्कर्ष तो सही है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कोई मोबाइल एक्स नहीं है। अब मोबाइल की बात हो रही है और एक्स की बात हो रही है, मोबाइल की बात हो रही है और एक्स की बात हो रही है। अब आप देखिए मोबाइल में ये बेकार मिडिल टर्म है और ये उपयोगी मिडिल टर्म। देखिए ये 100 है, ये 50 है, मतलब ये मिडिल टर्म तो वैलिड है। ये उपयोगी 50-50 है, मतलब मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इन दोनों के बीच में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, मतलब ये वाला निष्कर्ष मेरा सही है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ठीक है, अब स्लॉग्स आपको पूरी डिटेल में पढ़नी है, वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए फिटिंग का सवाल है, साथ ही साथ थोड़ा सा ब्लड भी है। ठीक है ना, सवाल में आपको बोल रहा है 8 लोग हैं, KLMNOT और यू और भी, 3 विवाहित युगल है, तो 6 तो यही हो गए, बच्चे 2। ठीक है, 3 विवाहित युगल हैं और उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। MU की सास है, MU की सास है, M जो है M जो है U की सास है। U क्या है अपने को पता नहीं, लेकिन MU की सास है, मतलब M महिला है और U से एक स्टेप ऊपर है। ठीक है, फिर बोल रहा है L की एकमात्र भतीजी V U की पुत्री है। V जो है वो U की पुत्री है। अब U पुरुष है कि महिला है ये अभी तक अपने को पता नहीं, लेकिन V के बारे में पता है कि V U की पुत्री है। ठीक है, L की एकमात्र भतीजी। ठीक है, मतलब एक चीज तो पक्की है कि इसी लाइन में कहीं पर L होगा। अगर ये L U का भाई होगा तो भतीजी हो जाएगी, या हो सकता है U महिला हो तो U का जो पति होगा उसका भाई L होगा। अब आगे है क्या ये देखते हैं। N K की भाभी है, N K की भाभी है, कुछ दिख रहा है क्या इससे, नहीं। K और L भाई है, K और L भाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, K और L ये दोनों भाई है, मतलब ये भी पुरुष है और ये भी पुरुष। अब आप देखिए N क्या है, N K की भाभी है, N K की भाभी है। अब देखिए K की भाभी है, तो अब या तो K की भाभी है, मतलब वो तो निश्चित तौर पर कि L की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अगर वो K की भाभी है, K की भाभी है कौन, N, तो N जो होगी वो 100% क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, L की पत्नी, तभी तो भाभी होगी, भाई की पत्नी भाभी कहलाती है। N K की भाभी है, K और L भाई है, T N का पुत्र और O का पोता है। T N का पुत्र है, N का पुत्र है, T पुत्र है, और पोता किसका है, पोता किसका है, O का पोता। देखिए M का पोता तो ये कहला जाएगा, मतलब M भी मैरिड है, M भी मैरिड है, तो ये O का पोता है, तो ये महिला है, तो ये पुरुष हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए 3 विवाहित युगल थे, एक विवाहित युगल ये हो गया, एक विवाहित युगल ये हो गया, मतलब 100% एक विवाहित युगल ये है, और अगर ये पुरुष है तो ये महिला होगी। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है L N से किस प्रकार संबंधित है, L किससे संबंधित है, N से किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, मतलब L पति है N का। उत्तर है ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बात जरूर थी, यहां पर K और U के बीच का रिश्ता बहुत क्लियर कट नहीं दिया हुआ था, लेकिन उसमें शुरू में एक चीज लिख दी थी कि 3 विवाहित युगल है, मतलब एक युगल ये आपको मिल गया था, एक युगल ये मिल गया था, ये दोनों बच्चे थे, मतलब एकमात्र पॉसिबिलिटी K और U की थी कि ये दोनों पति पत्नी होंगे, और अगर U महिला है मतलब 100% ही है। अच्छा K अगर पुरुष है मतलब 100% U महिला ही होगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा है, 6 व्यक्ति PQRST और U 6 मंजिल की एक इमारत में रहते हैं, जिसमें सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 6 है, सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। R एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है जो एक सम संख्या का पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 1 से लेकर के इसमें जो है मैथ्स भी कुचल दिया, 1 से लेकर 6 तक सम संख्या का पूर्ण वर्ग कौन सा है, 4, मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि R 4 पर है, जो एक सम संख्या का पूर्ण वर्ग है, और U के ठीक नीचे रहता है। तो U जो है R के ऊपर है, मतलब 5वीं मंजिल पर U रहता है। मैं सवाल पढ़ते पढ़ते आपको बता दे रहा हूं, फिर आपको बोल रहा है और U के ठीक नीचे रहता है। U T तथा S जो एक विषम संख्या, S एक विषम संख्या,
अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है। यू, टी तथा एस जो एक विषम अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है के आसन्न नहीं रहता, मतलब यू के आसपास टी और एस नहीं रहते हैं, और एस जो है वो एक विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या में कौन है 3 और 5, 5 वाली जगह पहले ही यू ने भर दी है, मतलब एक बात और पक्की हो गई कि जो एस है वो तीसरे पे रहेगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, के आसन्न रहता है। ध्यान दीजिएगा विषम अभाज्य, अगर केवल अभाज्य लिखा होता तो फिर दूसरे नंबर पर उसकी पोजीशन बन सकती थी, क्यों, क्योंकि दो भी अभाज्य है। मतलब इस सवाल को करने के लिए आपको प्राइम नंबर की जानकारी होना बहुत जरूरी है, मतलब मैथ्स भी आनी चाहिए। फिर आपको बोल रहा है टी और क्यू के बीच 4 मंजिलों का अंतराल है, टी और एस के बीच कितनी मंजिलें, ठीक है, सवाल बना लेते हैं। देखिए 6 मंजिलें, 1 2 3 4 5 और ये 6, शुरुआत यहां से हुई है, इसको लिखा है उसने 6, इसको लिखा है 5, इसको लिखा है 4, इसको लिखा है 3, इसको लिखा है 2, इसको लिखा है 1। सम संख्या वाली वर्ग वाले में कौन रह रहा है, आर, आर यहां पे रह रहा है। देख लीजिए, इसका मैं कलर बदल देता हूं, कलर बदल देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। देखिए आर रह रहा है यहां पर, और इसके ठीक ऊपर कौन रह रहा है, यही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा था, आर एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, संख्या का पूर्ण वर्ग है, और यू के ठीक नीचे रहता है, यू के ठीक नीचे आ रहता है। यू, टी तथा एस, एस जो एक विषम संख्या वाली मंजिल, देखिए अभाज्य संख्या में यहाँ पे तो है नहीं, टी तथा एस, ये एस यहाँ पे रहेगा, और यू क्या है, टी तथा एस जो अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है, क्या आसन्न नहीं। अब यस अगर यहाँ तो एक चीज तो पक्की है कि ये टी के नजदीक भी नहीं है, मतलब यहाँ पर टी तो हो नहीं सकता। टी और क्यू के बीच 4 मंजिलों का अंतराल है, टी और क्यू के बीच में। अब आप देखिए, अगर मैं क्यू को यहाँ पे रखूंगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा। तो की अच्छा टी ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि यू के नजदीक वो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी, 1 2 3 4, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, केवल एक आदमी छूट गया है, और वो कौन है, टी। सवाल में आपसे पूछ रहा है टी और एस के बीच में कितनी मंजिलें हैं, तो ये है टी, ये है एस, और इनके बीच में जो मंजिलें हैं वो कितनी है, 1, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, ठीक है। कुछ भी नहीं है सवाल में। एक बात जरूर यहाँ पे समझनी थी, जो का मतलब होता है दोनों में से बाद वाला, मतलब बात किसकी हो रही है, एस की। और यहाँ पर एक बात और क्लियर की गई थी, यू के नजदीक टी और एस नहीं रह सकते। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में के रूप में कूट किया जाता है, ऑर्डर का कूट क्या होगा, ठीक है। जब कभी भी मामला रीजनिंग में आए और इस तरह का हो तो बेहतर यह है कि अगर बिल्कुल नजदीक वाले हैं तब तो ठीक है, अगर बिल्कुल नजदीक वाले नहीं है तो आप अल्फाबेट्स की नंबरिंग कर लीजिए। सवाल में जो आपको कह रहा है वो ये कह कि नॉवेल, नॉवेल को उसने क्या लिखा है, नॉवेल को उसने लिखा हुआ है QRQH। देखिए अब मैं देखता हूं अगर, ठीक है ना, NQOR, ऑर्डर को क्या लिखना है। अब ऑर्डर तो यहां से तो बनेगा नहीं, देखिए एन का नंबर कितना होता है, चलिए ठीक है, मैं सबसे पहले नंबरिंग ही कर देता हूं आपकी। एन का नंबर कितना होता है 14, ओ का नंबर कितना होता है 15, भी का नंबर कितना होता है 22, ई का नंबर कितना होता है 5, और एल का नंबर कितना होता है 12। यही तो सवाल है, 14 15। अब देखिए क्यू का नंबर कितना होता है, क्यू का नंबर होता है 17, आर का नंबर कितना होता है 18। यहाँ पे देखिए 14 3 17, 15 3 18, फिर क्यू का नंबर कितना है 17, एच का नंबर कितना है 8, और ओ का नंबर कितना है 15। देखिए 5 3 8 12 3 15, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 का डिफरेंस है, फिर ये 3 का डिफरेंस है, लेकिन इस जगह से इस जगह तक मैं इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये वाला जो मामला है, ये वाला मामला, ये थोड़ा सा अलग है, ये -5 है, लेकिन बाकी सब में +3 होगा, इन दोनों में +3, इन दोनों में भी +3। अब आपको यही कर लेना है। देखिए ऑर्डर, ऑर्डर के लिए OPQR, पहला वर्ड आर होगा सभी में। देखिए यहाँ RY है, यहाँ RU है, यहाँ RU है, यहाँ RV है, ठीक है। अब देखिए आर का नंबर कितना है 18, 3 मतलब 21, 18 का मतलब 3 मतलब क्या हो जाएगा 21, 21 का मतलब U आना चाहिए, U आना चाहिए, तो R के बाद U आना चाहिए, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही।
अब देखिए आर यू के बाद यहाँ भी एच यू है, यहाँ भी एच यू है, तो मैं इन दोनों को तो चेक करूंगा नहीं, मैं केवल वाई और वी को चेक कर लूंगा। देखिए अब यहाँ पर ये जो डी है, डी का नंबर कितना है 4, और यहाँ पर ये जो वाई है, वाई का नंबर कितना है 25, और वी का नंबर कितना है 22। अब आप देखो ये 5 कम हुआ है, 5 कम हुआ तो 4 को मैं 30 भी लिख सकता हूँ, 4 को मैं 30 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्फाबेट में टोटल वर्ड्स 26 होते हैं, तो 4 को मैं 30 भी कह सकता हूँ। तो 30 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो आना कितना चाहिए 25, और 25 किसमें है, इसमें, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, RUYH। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रॉम को ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो ई का कूट क्या, जब कभी भी एक के बाद दूसरा दे दिया, देखिए वहां सिंगल दिया हुआ था, यहाँ आप देखो इस सवाल में क्या था, इस सवाल में आपको केवल एक दिया हुआ था कि इसको ये बोला गया है, उसको ये बोला गया है, तो इसको क्या बोला गया है। लेकिन यहाँ आप देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम को इतना बोला गया है, मोर को इतना बोला गया है, मतलब 2 में है। ठीक है, और आपसे केवल एक पूछा गया है ई, तो अब आप पहले देखो ई कहाँ पे आया हुआ है, तो ई यहाँ पे आया हुआ है, ये दिख रहा है मुझे, दिख रहा है ना, आपको भी तो दिख ही रहा है, ई मुझे कहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट पर, ये मुझे दिख रहा है। अब देखिए MOR यहाँ भी आए हुए हैं, MOR, तो अगर 3 वर्ड यहाँ हैं, ठीक है ना, 3 अल्फाबेट यहाँ, 3 अल्फाबेट यहाँ, मतलब तीनों की कोडिंग भी एक जैसी होगी। तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 1 5 4, 4 9 3 5। अब देखिए 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ से क्या बच रहा है 1, और ई इसमें अगर एफ पूछा होता तो एफ का नंबर कितना हो जाता 9, मेरे से ई पूछा हुआ है और ई मोर वाले में है, मतलब ई का नंबर हो जाएगा 1, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, 6 छात्र हैं PQRST और U, वो अपनी किताबें बुक सेल्फ में 6 अलग अलग अलमारियों पर रखेंगे, 6 अलमारियां एक के ऊपर एक है, जैसे अभी आपका बिल्डिंग वाला सवाल था। ठीक है, एस की पुस्तकें सबसे ऊपरी मतलब 6 पर रखी हुई है, पी और यू की पुस्तकें सबसे ऊपर और सबसे नीचे से तीसरी। ठीक, पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं 6 सेल्फ बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 हो गई, ये 5 हो गई, ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, ये 2 हो गई और ये 1 हो गई। फिर आपको बोल क्या रहा है, एस की पुस्तकें सबसे ऊपर। ठीक है, अब मैं इसका कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर होता रहे। देखिए यहाँ पर आ जाएगी एस। ठीक है, पी और यू की पुस्तकें सबसे ऊपर और सबसे नीचे से तीसरी, तो 1 2 3 यहाँ पर पी आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर यू आ जाएगा। देखिए क्रमशः बोल दिया था उसने, यह शब्द में क्या, सबसे नीचे से तीसरी, क्रमशः सबसे ऊपर, मतलब पी सबसे ऊपर से तीसरी और यू सबसे नीचे से तीसरी। केवल आर की पुस्तकें यू और क्यू की पुस्तकों के बीच है, यू और क्यू की पुस्तकें आर के बीच है, आर जो है यू और क्यू के, देखिए यू और क्यू के बीच में अगर मैं यहाँ क्यू रख दूंगा तो फिर यहाँ पे आर होना चाहिए, मतलब 100% है कि क्यू यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। आर की पुस्तकें यू और क्यू के बीच में। अब मेरा छूटा कौन सा है, मेरा कौन सा छूटा हुआ है, टी, मतलब टी यहाँ पर लग गया सवाल। अब आपसे बोल क्या रहा है, छात्र टी की पुस्तकें सबसे ऊपर से किस सेल्फ पर। ठीक है, पहला और दूसरा, मतलब सबसे ऊपर से किस सेल्फ पर रखी हुई है, तो ऊपर से दूसरा, नीचे से पूछ लिया गया होता तो 1 2 3 4 और 5 होता, 1 2 3 4 और 5, ऊपर से कौन सा, दूसरा, 1 और 2, 1 2 3 4 5, नीचे से पांचवा, ऊपर से दूसरा, ऊपर से पूछा गया था इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला सवाल, एक्स अपने शुरुआती बिंदु से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिख रहा है, 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है। यहाँ सवालों में डायरेक्शन डिस्टेंस में सबसे पहले एक नजर आप मान लिया करो इस सवाल में पूछ क्या रहा है। अगर केवल दिशा पूछी गई है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो फिर आपको दूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दूरी कैलकुलेट करने की आवश्यकता वहां पर पड़ती है जब किसी के सापेक्ष दिशा पूछी जाए, ठीक है ना, और या तो फिर दूरी भी पूछी जाए। ठीक, अब यहाँ सवाल में देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं पूर्व की ओर चला, उसे किस दिशा में जाने की जरूरत है, किस दिशा में जाने की जरूरत है, मतलब अभी वो किस दिशा की ओर है, ये निकालना है आपको। देखिए एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर, दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर, बाएं मुड़ा और आगे चला गया। उसे ध्यान आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में जा रहा है जिसमें उसे होना चाहिए था। केवल दिशा की बात है, दूरी का ऊपर से लेके नीचे तक कहीं कोई रिलेशन नहीं,
अभी वर्तमान में मान लीजिए मैं पूर्व की ओर जा रहा हूं या मान लीजिए मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, तो मुझे ध्यान आता यार मैं तो उल्टा चला गया, भैया मेरे को तो उल्टा जाना था। अगर मुझे ये पता लग जाए कि बंदा उत्तर की ओर जा रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि उसे जाना कहाँ था, दक्षिण की ओर। ठीक है, तो अब सवाल में आप देखिए, अब उसे किस दिशा में जाने की, पूर्व की ओर से चलना प्रारंभ किया था। यहां मैंने आप लोगों को बताया था, खैर उसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर कोई आदमी दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है तो वो ऐसे जाता है, और अगर कोई आदमी बाएं मुड़ता है तो वो ऐसे जाता है। ठीक है, ये दाएं के लिए है और ये बाएं के लिए, ये है आपका सवाल। अब आप देखिए, इसमें दूरी की तो बात की नहीं गई है, तो शुरुआत उसने कहां से, पूर्व की ओर से चलना प्रारंभ किया, पूर्व की ओर से चला, दाएं मुड़ा। अब आप देखिए, पूर्व की ओर से चला, दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ गया। अब देख लीजिए, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, दाएं बाएं एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अभी भी वो ईस्ट में, अभी भी वो ईस्ट में। और फिर आपको क्या बोला है, वह उस दिशा से विपरीत दिशा में जिसमें अभी वो ईस्ट की तरफ है, और उसको ऐसा लग रहा है कि वो उल्टा जा रहा है, तो उसे उल्टी दिशा में जाना है। तो पूर्व का उल्टा क्या हो जाता है, पश्चिम। पश्चिम कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देख लीजिए सवाल में, वह ईस्ट में चला, ईस्ट में चला, फिर दाएं मुड़ा, तो अब ईस्ट के बाद दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ में। फिर वह बाएं मुड़ा, फिर साउथ के बाद बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, ईस्ट में। लेकिन उसे ध्यान आता है कि वह उस दिशा, अब ये ईस्ट पे चल रहा है, अब उसे लगता है कि नहीं ये उल्टी दिशा है, तो अब ये इसके उल्टा जाएगा, उल्टा जाएगा तो ईस्ट से उल्टा जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, वो वेस्ट में। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 2-3 मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। वो ये है कि दायां और बायां एक दूसरे का अपोजिट होता है, और जहां भी केवल दिशा की बात की जा रही हो, आपको दूरी को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करने पर, हाँ, एक्स और वाई के स्थान पर कौन सी संख्या, अच्छा ये सवाल है, एक्स और वाई के स्थान पर कौन सी संख्याएं आनी चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर की दो संख्याएं द्वारा अनुसरण पैटर्न के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण, मतलब ये कह रहा है कि ये वाला जो मामला है और ये वाला जो मामला, ये बराबर हो जाना चाहिए। मतलब सवाल ये है कि x बटे 128 बराबर हो जाना चाहिए 146 बटे, यही तो है। अब x और y की उसने वैल्यू दे रखी, अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं इसको आप हल करो तो x इंटू वाई बराबर है 128 गुणे 146। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि इतना लंबा चौड़ा जो गुणा है वो एग्जामिनर आपसे नहीं कराना चाहता, एग्जामिनर आपसे नहीं कराना चाहता। तो सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए आपका वो होना चाहिए यूनिट प्लेस पर। और यूनिट प्लेस में देखिए क्या है मामला, यूनिट प्लेस को अगर मैं देखूं तो यूनिट प्लेस का मामला केवल इतना है, 8 छंग 48, मतलब जो भी संख्या गुणा होगा x और y का जो भी मान आएगा उसका गुणा करने पे 8 आना चाहिए। देखिए 4 दूनी 8 ये हो सकता है, 6 8 48 ये भी हो सकता है, 4 चौके 16 ये उत्तर नहीं होगा, और 6 6 36 ये भी उत्तर। ये तो क्लियर हो गया मामला। ठीक है, अब आप देखिए दोनों में ही 8 8 आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा दीजिए, 8 2 10 और 1 11। अब देखिए डिजिटल सम के लिए मैं अलग पेपर यूज कर लेता हूं, अलग कलर यूज कर लेता हूं। देखिए 8 2 10 1 11, 11 का मतलब कितना हुआ 2, 6 4 10 1 11, जिसका मतलब हुआ 2, और इसका मतलब हो गया 4। मतलब मेरी जो भी x और y की वैल्यू आएगी उनका जो डिजिटल सम है वो कितना होना चाहिए, 4। अब यहाँ आप देख लो, 6 6 4 10 और 11 2, 9 और 2 11, 2 2 गुणे 2 ये कितना हो जाएगा। अच्छा, अब ये मत सोच लेना कि मैंने इसको ऐसे लगा दिया, इसको चेक कर लो, ये 4 नहीं आएगा। ठीक है, देखो आप इसको 6 4 10 1 11 1 1 2, 9 8 17, 7 और 1 8, और 2 में 8 का गुणा करोगे 16 आएगा, और 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7। लेकिन मेरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 4 था, इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सवाल जो है इसके लिए रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग पढ़ते हो बॉन्ड मास, ब्रैकेट के बाद ऑफ हल होना चाहिए, फिर उसके बाद ही डिवीजन हल होता है। और हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि का करी के पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीति है जान, यही तो होता है। अब इस सवाल को अगर मुझे हल करना हो तो मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा क्या, मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, क्योंकि 3-4 जगह का आया हुआ है। अब आप देखो, पहले तो मैं करूंगा 36, ठीक है, भागे ये कितना है 3। अब देखिए 3 के बाद का लगा हुआ है, का लगा हुआ है मतलब ये 18 यही आ जाएगा, ये हो गया। फिर दिया हुआ है गुणे, फिर दिया हुआ है प्लस, प्लस ये 8, भागे
भागे का मतलब नीचे 2, फिर का लगा हुआ है मतलब गुणे, यह कहा जाएगा 4, फिर ये गुणे दिखा हुआ है 5, माइनस माइनस 5 5 भागे 10। अब यहां भी का लगा होता तो 2 नीचे आ जाता, लेकिन गुणे लगा हुआ है इसलिए बस इतना सा सवाल है आपका। अब आप इसको हल कर लीजिए। 18 दूनी 36। अच्छा ध्यान रखिएगा ये 2 प्लस है, ठीक है, ये 2 प्लस एक्चुअली में एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये 8 बटे, मैं इसको थोड़ा सा अलग ही लिख देता हूं, 2 प्लस 8 बटे 2 गुणे 4 और गुणे 5 माइनस 5 भागे 10, ये है सवाल। लिखने में थोड़ी सी गड़बड़। देखिए अब ये 18 दूनी 36, यहाँ पे 4 दूनी 8, ये तो पूरा ही कट गया, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2। अब आपके पास बचा क्या क्या, यहाँ क्या बच रहा है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ये कितना बच रहा है 4 बटे 3 प्लस यहाँ से तो कुछ भी नहीं बच रहा, 4 दूनी 8, ये कट ही गया था, यहाँ से बच रहा है 5 और यहाँ से बच रहा है माइनस, यही तो बच रहा है। अब आप देखिए 5 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 4, 4 ये 4 ही हो जाएगा, तो 4 धन 4 बटे 3, अब 4 त्याई 12, 12 4 16 बटे 3 और ये हो जाएगा 5 सही 1 बटे, ये उत्तर है दिया गया है नंबर 1 में। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 बटे 3, 4 बटे 3 का मतलब होता है 1 सही 1 बटे 3, तो 4 और 1 5, 5 सही 1 बटे 3, ये करने की आवश्यकता नहीं थी, पर खैर कर लिया, 4 थे 12 4 16, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर जो हमें सीखने को मिली वो ये है कि भागे के बाद अगर का लगा हुआ है तो आप उसे डायरेक्ट गुणा में कन्वर्ट नहीं करेंगे। गुणा में कन्वर्ट कब होगा, वो नीचे जाने के, अगर सीधे गुणा लगा हुआ है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। और भाग के बाद अगर का लगा हुआ और उसे हम गुणा में लेंगे तो वो कहाँ आएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, PQRST में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन पर होती है, सोमवार से शुरू होती है, शुक्रवार को समाप्त होती है, Q को गुरुवार की है, R और S के बीच के केवल एक परीक्षा है, R की परीक्षा P से ठीक एक दिन पहले तो मंगलवार को किस, ठीक है। सोमवार से ये होती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यही सवाल है आपका, ठीक है। फिर आपको बोल क्या रहा है, आपको कह रहा है जो सोमवार से शुरू होती है, Q की परीक्षा गुरुवार को होनी है, गुरुवार को तो Q की हो गई, ठीक है। R और S के बीच केवल एक की परीक्षा होनी है, R की परीक्षा P से ठीक पहले दिन है, R की परीक्षा, R और S के बीच केवल एक की परीक्षा, तो यहां पे आ सकता है R और S की परीक्षा ठीक पहले है, R की परीक्षा ठीक, R और S के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा, R की परीक्षा P से ठीक पहले, R की परीक्षा ठीक P से पहले, मैं एक काम करता हूं R और S के बीच, और R की परीक्षा ठीक P से पहले दिन है, ठीक है। अब आपको बोला मंगलवार को किसकी परीक्षा है, तो मंगलवार को परीक्षा है P की, क्योंकि यहाँ जो जगह खाली है यहाँ पे कौन आ जाएगा, T आ जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल कहा जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए एक कक्षा में पल्लवी की रैंक ऊपर से 16वीं नीचे से 29वीं है, 29 से 35 10 45 माइनस है, उत्तर कितना हो जाएगा 44। मेरा अंदाजा सभी बच्चों ने कर लिया होगा। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, T बराबर होता है P1 प्लस P2 माइनस 1। यहाँ होता है, ये होता है कुल, ये होता है बाएं से संख्या, बाएं से, ठीक है। P2 का मतलब होता है दाएं से। अब आप देखो पल्लवी की रैंक ऊपर से, इसको ऐसे भी कह सकते हो, इसको ऊपर लिख लो और इसको नीचे या दाएं से लिख लो, ऊपर और नीचे में भी यही चीज लगी। रैंक ऊपर से 16वीं है मतलब P1 की वैल्यू कितनी है 16, नीचे से 29वीं मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 29 और माइनस 1, ठीक है। 16 में 29 45, 45 में से 1 घटा देंगे, उत्तर कितना हो जाएगा 44। और वैसे मुझे नहीं लग रहा कि एक भी बच्चे का ये सवाल गलत हुआ होगा, क्योंकि सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे सवाल इस सवाल को कर पाएंगे, कुछ था ही नहीं सवाल में। देखिए ये सवाल किसका आ गया इसका आ गया सीरीज वाला। सवाल में क्या कह रहा है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जान उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं, ये तो ये सीरीज होगा, इसको अभी फिलहाल मत देखिए, हमें व्यवस्था देखनी है। ऐसे कितने अंक हैं जिनके तुरंत बाद एक चिन्ह और तुरंत पहले, देखिए अंक देखना है, आपका फोकस किस पर होना चाहिए, अंक पर। और एक बार जैसे ही आपने अंक देख लिया तो अंक के
तुरंत बाद एक चिन्ह, यहां पर क्या होना चाहिए, एक ठो चिन्ह होना चाहिए, और तुरंत पहले क्या होना चाहिए, अंक, अक्षर होना चाहिए। अब हमारा फोकस इस पॉइंट पर रहेगा, अंक पर। अब आप देखिए अंक, 3 के पहले कुछ है क्या, नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं बनेगा। 2 के पहले क्या है, पी, और 2 के बाद क्या है, 7, 7 क्या कहलाएगा, अंक ही है। तो अंक के बाद तो चिन्ह होना चाहिए। फिर 3 में कुछ नहीं बन रहा, 2 में कुछ नहीं बन रहा। देखिए 7 के पहले मतलब अंक के पहले क्या होना चाहिए, अक्षर, मतलब 7 के पहले भी कुछ नहीं बनेगा। इसके पहले भी क्या होना चाहिए, अक्षर, इसके पहले भी कुछ नहीं बनेगा। बाद में इसके 4 के बाद में चिन्ह जरूर है, लेकिन इसके पहले हमें क्या चाहिए, अक्षर चाहिए, और यहां पर क्या है, अंक है। ठीक है, अब ये देखिए 4 को देख लेते हैं। 4, ये देखिए 4 को, अंक है, अंक के बाद क्या होना चाहिए, चिन्ह नहीं है, और पहले क्या होना चाहिए, जिनके तुरंत बाद देख चिन्ह हो। ठीक है, 4 के पहले बाद में क्या है, यहाँ पर अक्षर है, चिन्ह तो नहीं है, मतलब ये वाला भी नहीं हो। फिर मैं इस पे 9 पे फोकस करूंगा। 9 के बाद चिन्ह, ये देखिए अंक के बाद चिन्ह, और उसके पहले अक्षर, उसके पहले अक्षर, मतलब ये वाली जोड़ी तो बन रही है। एक तो मुझे ये मिल गया। फिर 1 के बाद देखिए 5, अंक, ये भी नहीं बनेगा। 5 के बाद चिन्ह तो है, लेकिन इसके पहले अक्षर नहीं है, अंक है, तो ये भी नहीं बनेगा। 6 के बाद चिन्ह चाहिए, नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। और 8 के बाद तो कुछ है ही नहीं, मतलब मेरे पास केवल एक व्यवस्था बन रही है, H9 स्टार। तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको हमेशा जो फोकस करना है वो फोकस करना है बीच वाले, आप फोकस करना है बीच वाले पे। जैसे यहाँ मुझे अंक पे फोकस करना था, तो मैं केवल अंक अंक देखता जाऊंगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न का पालन करने वाले युग्म का चयन कीजिए। दोनों युग्म समान पैटर्न का पालन करते हैं। देख लेते हैं। जब कभी भी इस तरह के सवाल आए तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि यहां पर आपको करना ये चाहिए कि आप जो है तो नंबरिंग कर लें। सबसे आसान तरीका, नंबरिंग कर लीजिए। देखिए क्यू का नंबर कितना होता है, 17। आर का नंबर कितना होता है, 18। यू का नंबर कितना होता है, 1। ठीक है, अब आप देखिए एन का नंबर कितना होता है, 14। टी का नंबर कितना होता है, स्टूडेंट टीचर, 20। ठीक है, और एस का नंबर कितना होता है, ये आप देखो 17 में से 14 गया, 3, 18, 2, 2। ठीक है ना, अब इसको आप देख लो, के का नंबर कितना है, 18। भी का नंबर कितना है, 22। क्यू का नंबर कितना है, 17। यहां से एच का नंबर कितना है, 8। एक्स, एक्स का नंबर कितना हो जाएगा, 24। और ओ का नंबर कितना हो जाएगा, यही तो सवाल है। ठीक है, 17, 18, 21, 1, 3, 14, 6, 20, 20 और 19। ठीक है ना, क्यू आर एस टी यू, क्यू आर एस टी यू, ये दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है। के भी एच एक्स ओ, समान पैटर्न का पालन करने वाले दोनों युग्म समान पैटर्न का पालन करते हैं। 17, 18, ये कितना है देखिए, चलिए नंबरिंग देख ही लेते हैं ना इसका। ये -3 है, +2 है, और -2। ठीक है, यहाँ देखिए 18 से 8, -10 है, +2 है, माइनस, क्या लफड़ा है यार ये, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है।
कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? देखिए 18 मैंने का भी लिख दिया, के का भी लिख दिया। चलिए सुधार लीजिए, अल्फाबेट की नंबरिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए आर का 18 होता है, के का कितना होता है 11, के का 11, बी का यूबी डब्ल्यू ये 22 हो जाएगा, और क्यू का कितना हो जाएगा 17, एच का 8। देखिए अब ये भी -3 हो रहा है, एक्स का कितना हो जाएगा 24 +2 हो रहा है, ओ का कितना है 15। अब आप यहां भी देखो, ये 11 से 8 -3 हुआ, 22 से 24 +2 हुआ, और 17 से 15 -2। अब आप देख लो, ठीक है, यहां पे क्यू के बाद क्या है एन, -3 मतलब 2 एन ओ पी क्यू, ठीक है, तो यू भी डब्ल्यू नहीं होगा, 2 छूटने चाहिए, एन ओ पी क्यू, यू भी डब्ल्यू, एच आई जे के ये हो सकता है, बी सी डी ई ये हो सकता है, क्यू आर एस ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आप यहां देखो 2 का डिफरेंस है, आर एस टी, इससे और इसके में 2 का डिफरेंस, ए बी सी जेड ए बी ये भी हो रहा है, ठीक है भाई। यहां आप देखो 3 का डिफरेंस माइनस में मतलब पीछे, एस टी यू, ठीक है ना, देखिए टी यू भी, यहां पे भी होना चाहिए था लेकिन नहीं है, मतलब ये भी गलत है। उत्तर आपका ये हो जाएगा के एल एफ। लग गया सवाल, ठीक है। तो आपको केवल एक बात जो ध्यान रखनी है, जब कभी भी अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आता है तो आपको नंबरिंग करनी। यहां मेरे से जो गलती हुई, वो गलती क्या हुई थी, आर को भी 18 और के को भी मैंने 18 लिख दिया था, जब के का नंबर कितना होता है 11, ठीक है। अल्फाबेट से रिलेटेड जो नंबरिंग का वो है, आप उसका वीडियो देख लीजिएगा हमारा, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। देखिए आगे सवाल क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन दी गई व्यवस्था के दाएं छोर से 14वें के दाएं से 9वां, देखिए दाएं से 14वें के दाएं 9वां, दाया और दाया, जब दाया और दाया होता है तो घटेगा, अगर दाया बाया होता तो जुड़ जाता, लेकिन दाया दाया है तो घटेगा। दाएं से 14वें के दाएं 9वां, ठीक है ना। तो अब आपको करना यह है कि दाएं से, करना तो दाएं से है लेकिन क्या करना है, 14 - 9 बराबर कितना 5, मतलब दाएं से आपको 5वां देखना, केवल इतना सवाल है। अब दाएं से आप 5वां देख लीजिए, ये बाया दाया लिखा भी है, नहीं भी लिखा होता तो भी हम इसी को लेते, 1 2 3 4 5, उत्तर हो जाएगा क्यू, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ये दाएं बाएं सवाल में ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, दाएं बाएं सवाल। अभी जैसे मान लीजिए कि क्या बोल देता, दाएं से 14वें के बाएं 9वां, तो फिर हम 23वां ढूंढते रहते, फिर हम दाएं से 23वां देखते, ठीक है। यहां पर चिन्ह अक्षर और इसके कोई भी डिफरेंस, हम ये भी हो सकता था कि दाएं से छोर से 14वें के दाएं से 9वां क्या चिन्ह, तो फिर आप 5वां चिन्ह ढूंढो, ठीक है, तो फिर आपको बाकी चीजें छोड़नी पड़े, ठीक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि शब्द बैचलर के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। शब्द क्या दिया हुआ है बैचलर, इसको ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बै, अब आप देखो अगर मैं इसको वर्णमाला क्रम से करूं, इसमें है कुछ नहीं सवाल में, देखिए सी मुझे साफ साफ दिख रहा है, यहां पर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा सी, सी के बाद क्या आ जाएगा, और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे आ जाएगा ई, ई के बाद फिर एफ जी एच, एच के बाद क्या आएगा आई जे के एल, फिर एम एन ओ और पी क्यू आर, देखिए सब क्रम से लगे हुए हैं। अब किसका किसका चेंज नहीं हुआ है देख लीजिए आप, ये वाला चेंज हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पे देखिए ये बदल गया है, ये वाला चेंज नहीं हुआ, ये वाला चेंज नहीं हुआ, ये वाला चेंज, मतलब टोटल कितने ऐसे जिनके चेंजिंग नहीं हुई है, वो है 4। कुछ करने की आवश्यकता थी क्या सवाल में, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते थे कि ये सी तो तीसरे नंबर पर है तो तीसरे पे ही रहेगा, फिर ऐसे के हिसाब से आप ये एच, तो लेकिन बेहतर ये है आप इसको एक बार लिख लीजिए पेज पर, ठीक है, गलती होने का चांस है और रिस्क हम नहीं ले सकते, ठीक है, और मन में एक भ्रम भी बना रहता सही किया कि गलत किया, बेहतर ये है कि आप उसको लिख लीजिए, तो लिखने में आपको तुरंत में दिख जाएगा कि मेरा उत्तर क्या है। अगला क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी उत्तर की ओर उन्मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा उत्तर की ओर बैठे हैं, ए डी का निकटस्थ पड़ोसी है। देखिए सवाल में आपको ये कह रहा है कि ये एक कोई रेखा है, उत्तर की ओर मुंह करके सभी बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 और ये, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, बाईं ओर, अब ये देखिए ये क्या है राइट है,
और ये क्या है, लेफ्ट है। तो डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा, मतलब 100% है कि डी यहाँ पर बैठा है। ए डी का निकटस्थ पड़ोसी है, ए डी का निकटस्थ पड़ोसी ए यहाँ पर भी बैठ सकता है, ठीक है। ए डी का निकटस्थ पड़ोसी है, एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब इधर तो हो ही नहीं सकते, एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये हमने एफ को बैठा दिया, 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। ई और ए के बीच, देखिए अब यहां पर आपको कोई भी चीजें कॉमन नहीं दिख रही हैं, कोई भी चीज एक दूसरे को काट नहीं रही। देखिए सवाल में बोल रहा है एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब एफ की जानकारी आपको कहीं नहीं दी गई है। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब आप देखो कहीं पर भी आपको एक दूसरे से कोरिलेट नहीं किया गया, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अब आपको बोला सी और जी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। यहाँ पे देखो आप, सी और जी अगर मैं देखूं, यहाँ 3 आदमी की अगर बात करूं, सी और जी, तो 1 2 3 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो यहाँ बैठ गया। यहाँ मैं सी और जी अगर लूं, सी और जी, तो देखिए ये भी खाली है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ अगर आप लेने की सोच रहे हो 3, तो 1 2 3 ये वाली जगह भरी हुई है। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि सी और जी, 1 2 3 सी और ये हो जाएगा। फिर आपको बोला बी जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, बी जी का ई और ए के बीच 2 आदमी है। अब आप देखिए ई और ए के बीच में 2 आदमी, कहाँ गुंजाइश बन सकती, यहाँ तो बनी नहीं सकती। यहाँ बैठा लोगे तो एक ही आदमी आएगा, यहाँ बैठा सकते हैं हम, यहाँ बैठा सकते हैं, ई और ए को बैठा सकता हूं मैं कहाँ पे, यहाँ पे। ई और ए के बीच में केवल 2 लोग हैं। अब मेरे पास केवल एक ही जगह खाली बच रही है, ये मतलब 100% ये है कि बी यहाँ पर बैठा है। अब सवाल में आपको बोला बी जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, मतलब 100% ये है कि जी यहाँ पे नहीं होगा। तो जी जब यहाँ पे नहीं होगा तो जी यहाँ पे होगा, मतलब इस जगह पर है जी और इस जगह पर है सी, ठीक है। पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 पर, ठीक है। यहाँ क्या पंचायत में मत पड़ेगा कि ई और ए कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों, जानकारी नहीं दी गई है और सवाल में जो पूछा गया है उससे उसका कोई रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा, अजय अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस उत्तर की ओर 11 किलोमीटर, बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, अपने घर पहुंचा। वह अपने कार्यालय से किस दिशा में, सापेक्ष की बात हो रही है, यहां पर आपको डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। सापेक्ष पूछ लिया और हमारा जो तरीका है वो तो यही है भाई। अब इसमें एक चीज अलग से जुड़ जाएगी, वो ये है कि समान दिशा में दूरी जुड़ेगी और विपरीत दिशा में दूरी घटेगी, बस यही चीज है। सवाल में आपको बोला अपने कार्यालय से चलना शुरू, उत्तर की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये गया वो उत्तर की ओर, सॉरी नार्थ में गया, कितना गया 11, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो वेस्ट में जाएगा, ये वेस्ट में चला गया और वेस्ट में कितना गया 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चला गया। फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर, बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा साउथ में, और यहां कितना गया वो 5 किलोमीटर। वह अपने घर पहुंच गया, यहां पर है उसका कार्यालय, ये है उसका ऑफिस और ये है उसका घर, ये चीज थी। अब आप देखिए मैं आपको बताया कि विपरीत घटती है, तो देखिए नॉर्थ और साउथ ये विपरीत है तो ये घटेगा, तो ये घटेगा तो आपका बचेगा कितना, नॉर्थ का 6 और वेस्ट का 3। अब दूरी मेरे से नहीं पूछी जा रही है, कार्यालय से किस दिशा में है, तो फिलहाल में इसको तो हम भूल जाते हैं। अब अपने कार्यालय से उसका जो घर है वो नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। वह अपने कार्यालय से किस दिशा में दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। दिशा चूंकि दूरी मेरे से नहीं पूछी, नहीं तो फिर मैं क्या करता इसका मैं क्या निकालता, पाइथागोरस। समान दिशा जुड़ेगी, मतलब समान दिशा की दूरियां जुड़ेंगी, विपरीत दिशा की दूरियां घटेंगी, लेकिन अगर न समान है न विपरीत है तो वहां पे आपको पाइथागोरस इस्तेमाल करना है। फिर मैं क्या करता, 3 दूनी 6, 3 को बाहर निकाल देता, अंदर बचता 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, मतलब उत्तर हो जाता 3√5। ये आपके सवाल का जवाब हो जाता, ठीक है। लेकिन दूरी मेरे से पूछी नहीं गई इसलिए मैं सवाल को हल नहीं करूंगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया गया है, ठीक है, प्लस और माइनस को गुणे और भाग को, ठीक है। मैंने इसमें आपको क्या बताया, आप सबसे पहले संख्याएं लिख लीजिए, 66 है, फिर 11 है, फिर 26 है, फिर 3 है और फिर 9। देखिए
प्लस और माइनस को गुणे और भाग को, मतलब यहाँ गुणा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा भाग, भाग के बाद प्लस और माइनस को, तो माइनस को प्लस बना देंगे और प्लस को माइनस बना देंगे और भाग को गुणा बना देंगे, यही तो सवाल है। अब आप देख लीजिए 66 में 11 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 प्लस 26 और माइनस 27। अब आप देखो 26 27, 26 32 में से 27 जाएगा, उत्तर कितना बचेगा 5 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल ये बेसिकली क्या है, रीजनिंग में पूछता है सवाल, बेसिकली ये मैथ्स का है, वो भी सिंप्लीफिकेशन का है। रीजनिंग में पूछता है तो आपको एक फायदा ये मिल जाता है कि सवाल इजी रहता है। निम्नलिखित में अब आप देखो, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हैश और परसेंटेज से बदलना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर दिए गए अक्षर समूह युग्म के बीच जो पैटर्न और संबंध है वही दाईं ओर भी रहे, वही दाईं ओर भी रहे। गजब है। मैं काम करता हूं, देखिए सवाल में दे दिया गया है ये हैश है, फिर दिया गया है क्या ए जी जे, ए जी और जे, इसका नंबर होता है 1, इसका नंबर होता है 7, इसका नंबर होता है 10। फिर क्या बोल रहा है जी एम पी, जी एम और पी, जी का नंबर कितना है 7, एम का नंबर है 13 और पी का नंबर है 16 और अनुपात में दिया हुआ है, ये मामला है, ये मामला है, ठीक है। अब मेरे को यहां पे ऐसा रखना कि उसका और इसका संबंध और इसका और आगे वाले का संबंध समान रहे, ठीक। चलिए मैं इससे शुरू करता हूं, डब्लू, चलिए डब्लू को देख लेते हैं। और यहाँ पे कितना है के, देखिए डब्लू का नंबर कितना होता है, डब्लू का नंबर होता है 23 और इसको अगर 26 में बोलूंगा तो ये +3, 23 3 26। यहाँ 7 है, के का नंबर कितना है 11, सॉरी 26 का है को, ये 27 में हो जाएगा, 26 और 1 27, तो यहाँ +4 और यहाँ भी +4, ये तो ठीक है मामला, ठीक है मामला। अब आप देखिए सी, सी का नंबर कितना है 3, सी का नंबर है 3 और यहाँ है 7, ये +4 और इसके लिए क्या है क्यू, क्यू 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 का नंबर कितना है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, ये 11 है, क्यू का नंबर कितना होता है 17, ये भी +4, ये भी +4, क्या बात है, पहला ही आंसर है क्या। एफ, एफ, एफ का नंबर कितना होता है 6, एफ का नंबर कितना होता है 6, तो ये कितना है 10, मतलब यहाँ भी +4 है। और यहाँ पे आप देखो टी, टी एस टी, स्टूडेंट टीचर 20 20, ये भी +4, क्या बात है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, पहला ही मेरा ऑप्शन। पहले वाले और बाद वाले में संबंध, यहाँ देखिए क्या था 23 3 6, ये WCF का नंबर है, 3 3 जो 4 4 जोड़ा तो मुझे ये मिल गया। यहाँ पे कितना था 7 13 16, 4 4 जोड़ा तो मुझे क्या मिल गया, KQ2 मिल गया, पहले में ही मेरा उत्तर मिल गया, तो मैं दूसरे तीसरे चौथे को क्यों चेक करने जाऊंगा, पागल थोड़े हूँ, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं, 7 मित्र हैं, केंद्र के सम्मुख है। देखिए मैं यहाँ कैसे बनाऊंगा, ये रहेगा, ये हो गया 2 4 6 और ये 7, ध्यान दीजिएगा, ये रहेगा मेरा दाया और ये रहेगा मेरा बाया, ठीक है। घड़ी वाले पे मत चले जाइएगा, उल्टा है इसका, ठीक है। सवाल में आपको बोला मेज के चारों टी के और यू का निकटस्थम पड़ोसी है, दो लोग अगर किसी एक व्यक्ति के पड़ोसी है, मतलब वो व्यक्ति बीच में और दोनों अगल बगल बैठे हुए उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है ये टी जो है वो के और यू का निकटस्थ पड़ोसी है, ठीक है भाई। टी के और यू का, एस के ठीक दाएं बैठा। अब देखो के दाएं तो कोई बैठ ही नहीं सकता क्योंकि टी है, दाएं तो अपन को ऐसा जाना है, मतलब के यहाँ पर नहीं है, के यहाँ पर है, यू यहाँ पे नहीं, मतलब इस जगह पर है यू और इस जगह पर है के और यहाँ बैठा हुआ है एस, एस के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। फिर बोल रहा है डब्ल्यू यू और एम का निकटस्थ पड़ोसी, देखिए यू है, यू तो डब्ल्यू जो है अब एम इधर तो हो नहीं सकता, तो डब्ल्यू यू और एम का निकटस्थ पड़ोसी है। अब एक आदमी कौन छूट रहा है भाई, टी के यू, 7 मित्र नाम ही नहीं दिया, ठीक है, नंबर देने दो, शायद जो भी होगा उत्तर जो सवाल पूछ रहा होगा वही इसमें दिया होगा। सवाल आपको क्या बोला है के बाएं तीसरे स्थान पर, मतलब सवाल में जो पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है के बाएं तीसरे स्थान, बाएं तो इधर है 1 2 3, कौन बैठा हुआ है डब्लू, ये कौन सा उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हमको तो ये भी पता नहीं है कि भैया 7वां आदमी था कौन, 7वां आदमी था कौन, यहाँ पर जो ध्यान में रखना होता है राइट और लेफ्ट, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 4 अक्षर युग्म दिए हैं, इनमें से 3 समान है, ठीक है ना।
अब आप देखो इनकी नंबरिंग कर लो, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए टी 20 3 5 22, ठीक है 20 5 कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, 20 22 3 5, चलिए 20 22 3 5 दो का है, ठीक है। देखिए एल के एल 11 12 13 13, 20 22 3 5 दो दो का फर्क है, 12 13 11 13, नहीं यहाँ नहीं फर्क। ये देखिए 5 22, ये 7 है, ये 24, 5 2 7 22 2 24, मतलब ये और ये तो लगभग सेम दिख रहे हैं। 1 2 4 3, 1 3 2 4, मतलब ये हुआ ये वाला और ये वाला सेम लॉजिक पर, ये वाला और ये वाला सेम लॉजिक पर है। आपसे अलग पूछा गया होगा, सवाल दिया गया बेजोड़ का चयन कीजिए, ये है उत्तर। देखिए यहाँ पे 20 2 22 3 2 5 5 2 7 22 2 24, 1 2 3 2 2 4, बिल्कुल सेम लॉजिक है। यहां पर लॉजिक नहीं था क्योंकि 12 2 14, यहाँ पे 14, अगर यहाँ पे n कर दिया होता तो इसका लॉजिक भी समान हो जाता। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है सवाल? ए का अर्थ है बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस, ए का अर्थ होगा भागे, दिया ही नहीं, ए का अर्थ भागे। फिर वही चीज देखिए 55, मैंने आपको क्या बोला इसमें जब भी सवाल आता है 7 55 7 54 9 8, 54 9 और 8। देखिए सी को क्या बोल रहा है, धन कर दिया, डी को क्या बोल रहा है, डी का माइनस बोल दिया, ए को क्या बोल रहा है, ए को भागे बोल दिया, ए को भागे बोल दिया, और बी को क्या बोल रहा है, गुणे। सबसे पहले तो यही हल होगा, 9 छक्का 54 6 8 48, ये हो गया। 55 और 7 कितना हो गया, 55 और 7 कितना हो गया 62, 62 माइनस 48, 12 और 2 14, ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। बहुत इजी सवाल है, बस आपको इसमें करना यह है कि पहले आप नंबर से लिख लीजिए, बाद में चिन्ह उसके हिसाब से दे दीजिए, ये दे दीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए प्रश्न चिन्ह का सही ढंग से, प्रश्न चिन्ह का सही ढंग से। देखिए यहां से देखिए आप PNLJ, अच्छा मतलब इधर से शुरू हुआ, जे एक छोड़ा, JKL MNOP, तो जे के पहले क्या होगा DHIJ, HIJ, आई छोड़ के देखिए, जे के बाद के छोड़ के लिया हुआ, तो JHIJ, मतलब एक चीज तो पक्की हो गई कि यहां पर H है, H है, ये H है, ये H है, ये गलत, ये गलत। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क आप देख लो, इन दोनों में ये बीच वाला अगर मैं निकाल लूं तो मेरे को मिल जाएगा EGI EFG HIJK LM HMH, ये आपके सवाल का जवाब। अब इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, एक एक करके देख लो भाई। देखा जब मैंने यहाँ देखा P है, N है, L है, J है, मतलब यहां से शुरू हुई और एक एक छोड़ के जा रहा है, तो भैया J से एक छोड़ के H मिलेगा। जब मैंने इसको देखा EFGHIJK LM, M मिल गया, अब H और M मिल गया, HM यहाँ पे है, ठीक है, बाकी में तो किसी में है ही नहीं। बात करते हैं तीसरा, मैं क्यों चेक करने जाऊंगा जब मेरे को उत्तर मिल गया। तो प्रत्येक अंक को दाएं से बाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। देखिएगा दाएं से बाएं और आरोही क्रम में, फिर करना क्या है, मूल संख्या के कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, अल्फाबेट की जगह इस बार नंबर ले लिया इसने। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, 7639482, तो ये 2 तो यही रहेगा भाई, 2 यही रहेगा, फिर 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद फिर क्या हो जाएगा 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा 7 8 और ये 9। अब आप देखिए किसके किसके नंबर नहीं बदले, इसका नहीं बदला, 2 यहीं पे यही है, 4 यहीं का ही है, और कोई है क्या ऐसा, नहीं, 2 के, मतलब किसका 2 का उत्तर हो जाएगा 2 और 4 के नंबर नहीं बदल रहे। इसे मैं आपको बोल रहा, अल्फाबेट में पूछे चाहे इसमें पूछे, आप दोनों को लिख लीजिए और देख लीजिए दोनों समान कहां पर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है, ये है, ये है, ये है। इसमें मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप ये देखिए पूछ क्या रहा है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो यूं ही कट जाते हैं। सवाल में आपसे पूछ रहा है P के साथ T का क्या संबंध है, P के साथ, अच्छा इसमें नहीं है, उसमें जब पूछता है कि ये बताइए कि ये इसकी नानी है, ये इसकी दादी है, ये इसकी सास है, ये इसका ससुर है, क्यों ससुर तब होगा जब पुरुष होगा, नानी तब होगी जब महिला होगी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं सवाल में। सवाल में आपको ये दिया गया है, ये है मामला, ये वाला। अब देखिए P एट द रेट के लिए क्या है, P Q का पति है, P है Q का अगर पति है तो ये माइनस, ये प्लस, डबल लाइन। ठीक है,
पी क्यू का पति है, क्यू डॉलर एम, डॉलर का मतलब है पी क्यू की माँ है, मतलब क्यू एम की माँ है, एम की माँ है। अब एम पर महिला है पुरुष है अपने को नहीं पता। एम हैज टी, एम टी का पिता है, ये देखिए हैज का मतलब पिता है, एम टी का पिता है, एम किसका पिता है, टी का पिता है मतलब पुरुष, तो हो गई है एम टी का पिता है, बस इतना ही था क्या। अच्छा, पी के साथ टी का क्या संबंध है, अब देखिए टी लड़का हो या लड़की उससे मतलब नहीं, पी के साथ टी का क्या संबंध है, मतलब पी का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, पी महिला है पुरुष है ये तो क्लियर है, टी के बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन, अब दूसरी जनरेशन में क्या होता है भैया, दूसरी जनरेशन में जब हम देखते हैं तो वहां तो ग्रैंडफादर निश्चित है, लेकिन यहाँ एक मजेदार चीज है, दादा और नाना दोनों है, दादा और नाना दोनों है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये क्या है, अगर ये लड़की होती तो उत्तर क्या हो जाता, नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाते, लेकिन ये लड़का है मतलब इसके लड़के का ये है, और अगर लड़की का होता तो फिर मैटरनल ये वाला ग्रैंडफादर आता, ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडफादर आ जाए, लेकिन यहां पर ये लड़का है इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दादा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक पंक्ति में ए बाएं से 7वें, बी दाएं से 9वें स्थान पर है, ठीक है, दोनों अपनी स्थान बदल देते हैं, ए बाएं से 11वें स्थान पर आ जाता है, देखिए बाएं से 7वें, यहाँ देखिए ए है, इसकी 7वीं पोजीशन, मतलब एक चीज तो पक्की है कि यहाँ तक 6 लोग थे, बी दाएं से 9वें स्थान पर है, यहाँ पे बी 9वें पर है, मतलब इसके इधर कितने लोग हैं, 8, ये तो पक्का है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है और बी दाएं से, वो दोनों अपनी स्थिति बदल देते हैं, चलिए मैं स्थितियां बदल देता हूं, ए की जगह बी को कर देता हूं, बी की जगह ए को, यहां आ गया बी और यहां आ गया ए, ठीक है, वो दोनों अपनी स्थिति, अब ए बाएं से 11वें स्थान पर हो जाता है, देखिए ये देखिए अब यहाँ 11वां है, मतलब यहाँ पे लोग कितने हैं, 10। अब यहाँ आप देखो ये पोजीशन 9वीं है, ये पोजीशन 11वीं है, मतलब यहाँ पर जो P1 है ये 11 है और जो P2 है ये कितना है, ठीक है, तो T बराबर कितना हो जाएगा, 11 प्लस 9 माइनस 1, उत्तर कितना हो जाएगा, 19 दिया गया है। पर इसमें ऐसे भी गिन सकते थे, 10 8 18 और 1 19, अगर फिगर बना के करना है। बात करते हैं अगले सवाल की, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए ऐसे सवालों को जब भी आपको डील करना हो, डिफरेंस निकालिए, इनका 3 फिर 9 फिर 27 कितना होगा, 5 में से 4 गया, 1 13 में से 5 चला गया, देखिए कितना बढ़िया डाटा, ये कितना है 3 9 27 21 2 है, 3 की घाते 3 है, 3 की घाते 4 है, अगला 3 की घाते 5 होगा, और 3 की घाते 5 कितना होता है 243, 243 पढ़ रहा है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 4 3 7 और 2 1 3, 378 होना चाहिए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए जो उस श्रृंखला को पूरा करेगा। यहां भी आप देखिए XTPL यहां से शुरू है, LMNO PQRS TUVWX, 3 छोड़ के, तो L के पहले JKL, यही है ना, GHIJKL 3 छोड़ना है, तो L के पहले JKL KJ और I, ये 3 छूट जाएंगे, तो I के पहले क्या होता है H केवल इसमें, यही उत्तर है। देखिए LMNO 3 छोड़ के P, QRS 3 छोड़ के T, UVW 3 छोड़ के F, कुछ करने की जरूरत है। अब आप बाकियों का भी चेक कर लीजिए, देखिए इसका देखिए अब KLMNO PQRS TUVW, ये भी बिल्कुल सही होगा। देखिए जे अगर नंबरिंग की मैं बात करूं, देखिए 12 है या 8 है, 4 का अंतर है, ये देखिए 11 है, 11 के पहले 7 होना चाहिए, 4 का अंतर 7 होना चाहिए, मतलब जी ये आ गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के सवालों में आपको केवल एक ही चेक करना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये आज का पेपर खत्म होता है। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, ठीक है। विशेष रूप से क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जहां पर भी आपको थोड़ा सा डाउट है कमेंट बॉक्स में उसे बताएं, अगला वीडियो जो हमारा कल आएगा उसमें हम उस चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे।
ठीक है, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।